रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में दूसरी वीडियो है ये। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन इसकी बता दी है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट। मतलब संबंधवाचक सर्वनाम एक वह शब्द होता है जो उस नाउन या प्रोनाउन से संबंध रखता है जो इसके पहले प्रयोग किया जाता है। ये तो होगी डेफिनेशन। कौन कौन से होते हैं? हु, विच, दैट। वैसे बहुत सारे हैं, हु, विच, दैट, एज, व्हाट, और भी हैं, लेकिन ये मेन तीन है, ये देखते हैं, हु, विच, दैट। तो हु, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इनका प्रयोग करते हैं निम्न प्रकार से। नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ हु। यहां पर जब बात चलती है प्रोनाउन की तो यहां पर ये इसका मतलब कौन नहीं है। ठीक, यहां इसका मतलब कौन नहीं है। यहां हु का मतलब है जो, तभी बनेगा ये प्रोनाउन। हु का प्रयोग जो के अर्थ में दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं अब उस सेंटेंस में उसमें अर्थ निकलता हो जो का, मतलब जो दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करे, तब कहलाता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। और इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं? इसका प्रयोग केवल सजीव व्यक्तियों के लिए करते हैं। ये मेन चीज है, केवल सजीव व्यक्तियों के लिए, इसी के लिए करते हैं बस। जैसे कि एग्जाम्पल है, लड़का जो यहाँ आया मेरा भाई है, या ऐसे कहते हैं जो लड़का यहाँ आया मेरा भाई है। तो कैसे बनेगा? लड़का, लड़का क्या होती है? द बॉय। अब लड़का एक सजीव व्यक्ति है, ये इसके लिए आ गया हु। द बॉय हु, यहाँ आया ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। द बॉय हु केम हियर, लड़का जो यहाँ आया। अब क्या है? मेरा भाई है, इज माई ब्रदर। तो बन जाएगा द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर। ये बन गया टेंस सेंटेंस। और द नाउन, द बॉय एक नाउन है और कैसा सजीव व्यक्ति है ये, तो इसके लिए आ गया हु। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने एक लड़की देखी जो केवल 10 वर्ष की थी। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आई, देखी ये टेंस है इतना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या बन जाएगा? आई देखी सेकंड फॉर्म सा अ गर्ल। आई सा अ गर्ल। गर्ल एक सजीव लड़की है, सजीव व्यक्ति है ये, इसके लिए आ गया हु। हु का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ जो। मैंने एक लड़की देखी जो वाज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, जो केवल 10 वर्ष की थी। तो यहां पे हुआ आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई मेट बीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो आई मेट बीना, मैं बीना से मिला। हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से वापस आ रही थी। तो ये है बीना, एक लड़की है, सजीव व्यक्ति है ये, इसके लिए आ गया हु। हु का मीन्स जो। मैं बीना से मिला जो स्कूल से लौट रही थी। इस तरह से हु का प्रयोग, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग केवल सजीव व्यक्तियों के लिए ही करते हैं बस, और कहीं पर नहीं। आगे देखते हैं यूज ऑफ विच कॉमा दैट। यूज ऑफ विच दैट। विच दैट का प्रयोग भी जो के अर्थ में करते हैं। जैसे हु का प्रयोग करते हैं जो के लिए, उसी तरह से इस विच और दैट इनका प्रयोग भी करते हैं जो के लिए, लेकिन इनका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं व सजीव वस्तुओं। सजीव वस्तुओं में कौन कौन से जानवर है, पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब आ गए। इनके लिए अगर सजीव व्यक्ति हो तो ये हो जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, और सजीव व्यक्तियों के लिए ये होगा। निर्जीव में तो बाकी सब वस्तु निर्जीव है ही। अब जानवर में जैसे मान लिया मैंने बोल दिया कुत्ता, तो कुत्ता एक 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर में सभी आ गए, हाथी हो चाहे घोड़ा हो, कुछ भी हो, ऐसी पक्षी, ये सब हो गए। इस तरह से क्या ध्यान रखना है? हु का प्रयोग जो भी कराया था हु का प्रयोग करते हैं केवल सजीव व्यक्तियों के लिए, और विच और दैट का प्रयोग करते हैं निर्जीव वस्तुओं, और सजीव वस्तुएं अगर हैं तो जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब है इनके लिए। ये डिफरेंस है दोनों में। अब देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने एक तोता देखा जो लाल था। टेंस है मैंने एक तोता देखा, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने की होती है आई, देखा सी के सेकंड फॉर्म सा, एक तोता अ पैरट। आई सा अ पैरट, जो लाल था। अब जो के लिए क्या लगाएंगे? अब ये तोता एक सजीव है लेकिन पक्षी तो है ही। इस तरह से जो के लिए विच लगा दें, और विच नहीं लगाना तो दैट, दोनों करेक्ट हैं। विच या दैट वाज रेड, जो लाल था। मैंने एक तोता देखा जो लाल था। एग्जाम्पल है, अमर ने एक चिड़िया देखी जो उड़ रही थी। सब्जेक्ट
अमर, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब अमर ने देखी, सी सेकंड फॉर्म सा, अमर सा अ वर्ड, अमर ने एक चिड़िया देखी। अब जो के लिए दैट लगाओ या बिच एक लगा दो, कोई सा लगा दो। बाज फ्लाइंग जो उड़ रही थी, अमर ने एक चिड़िया देखी जो उड़ रही थी। फिर है राम ने एक पेन खरीदा जो सस्ता था, तो राम ने एक पेन खरीदा, ये भी आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सब्जेक्ट राम, खरीदा बाई, सेकंड फॉर्म वाउट, राम वाउट एक पेन अ पेन, राम बाउट अ पेन। अब ये जो है जो सस्ता था, तो जो के लिए क्या आ जाएगा, ये जो हो जाएगा जो सस्ता था। तो जो के लिए अब पेन है, पेन निर्जीव है, तो बिच या दैट कुछ भी लगा दें। बाज चीप मीन सस्ता, तो राम ने एक पेन खरीदा जो सस्ता था, राम बाउट अ पेन, बिच या दैट बाज चीप, ये था। अब आगे नोट है रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। ये क्लॉज कल वाली वीडियो में कराई थी। क्लॉज 3 होती हैं, मेन क्लॉज जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर ऐसे लिख दिया जाए तो एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है इंडिपेंडेंट और दूसरी होती है सब ऑर्डिनेट। तीसरी हटाओ, इसे 2 की बात चल रही है, ये और ये 2 होती हैं, तो बात चले इसकी। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे एग्जांपल है दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट, ये वही घर है जिसे मेरे पिता ने बनाया। अब 2 सेंटेंस है, ये दिस इज द हाउस ये घर है, और विच माई फादर बिल्ट ये है। अगर देखा जाए तो ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब हुआ, फिर से देखते हैं, ये दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट, तो दिस इज द हाउस ये घर है। ये सेंटेंस इतना, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई ये, और ये वाला ही है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, इसे कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज होती है वह क्लॉज जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे सेंटेंस पर निर्भर रहती है। अब जैसे ये सेंटेंस है दिस इज द हाउस ये घर है, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो स्वतंत्र है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसने अपना पूरा अर्थ क्लियर कर दिया। लेकिन ये वाली है माई विच माई फादर बिल्ट, जो मेरे पिता ने बनाया। जब ये सेंटेंस का अर्थ निकाल रहे हैं जो मेरे पिता ने बनाया, तो इससे ये शो होता है कि हाँ इससे पहले कोई बात की गई है, वरना कौन सी बात होगी, जो मेरे पिता ने बनाया, क्या बनाया, घर, तो ये इस पर डिपेंड है। इस तरह से ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कह रहे हैं यदि रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब, ये इसकी वर्ब है, के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। कैसे हो गया, दिस इज द हाउस ये घर है जो मेरे पिता ने बनाया, ये बिल्ट ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है बनाया क्या, जो क्या घर। फिर है आई हैव अ सन मेरा एक पुत्र है, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये वाली है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों, जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, ये अर्थ पूरा नहीं कर रही है, पता नहीं किसे प्रेम करता हूं, अब पता चला हाँ एक पुत्र है उसे प्रेम करता हूं, तो इस पर डिपेंड है इस तरह से। तो आई हैव अ सन ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अब कह रहे हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज ये है, इसकी वर्ब कौन सी है, ये है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये आई लव मैं प्रेम करता हूं किसे, जिसे इसे, और इसे ये कौन है, ये पुत्र है, इसका ये नाउन है। इस तरह से था। आगे देखते हैं और केसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस के केस कौन कौन से केस होते हैं, लिखा है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। अब ये हु मीन्स जो, हु एक नॉमिनेटिव केस है, और लेकिन हुम एक ऑब्जेक्टिव केस है, और पजेसिव केस क्या है, हुज। कैसे करके, जैसे मान लिया जाए हु है ये, इसके लिए ऐसे लिखते हैं, जैसे यहां लिख दिया ही मीन्स वह, ये भी सब्जेक्ट है, ऐसे हु भी सब्जेक्ट कहते हैं। कौन पढ़ रहा है, तो कौन पूछ रहे हैं, तो है तो सब्जेक्ट वो भी, ऐसे ही सब्जेक्ट है। ऐसे ही के साथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ऐसे उसको, और ऐसे ये हुज, ये हो जाएगा हिज। जैसे ये है जो किसको
कौन, वह, उसे, उसका। जैसे ये भी अपने की अंग्रेजी कह रहे हैं किसको, तुमने किताब किसको दी, अब इसे कहते हैं तुमने किताब उसे दी। इस तरह से ये सेम है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये नॉमिनेटिव केस हैं इसके। ऐसे जैसे ये भी नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है। इसी तरह से ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पजेसिव केस है। अब क्लियर हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं हु, विच, दैट, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ये हो गया कि जब सेंटेंस में आता है हु, तो हु का प्रयोग कब करते हैं, केवल सजीव व्यक्तियों के लिए और जो के अर्थ में। लेकिन विच और दैट इनका प्रयोग कब करते हैं, इनका प्रयोग करते नहीं जो के लिए हैं, लेकिन इनका प्रयोग करते हैं सजीव व्यक्तियों, सजीव वस्तुओं के लिए। सजीव में कौन से होंगे, जानवर है, पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े, इनके लिए, या निर्जीव वस्तु चाहे कोई सी भी हो, ये था। लेकिन ये नोट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नोन, नो, नोबडी। अगर ऐसा कोई वर्ड है और प्लस या सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब इनमें से कोई वर्ड दिया हो या सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो, तो इसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। जैसे अभी ये रूल क्या था कि जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े कुछ भी हों तो लगाते हैं विच या दैट, और निर्जीव वस्तु तब भी ये लगाते हैं। लेकिन अब रूल ये आ गया, यदि सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नॉन, नो, नोबडी, ये कुछ भी दिया हो या सेंटेंस हो सुपरलेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी, तब प्रयोग करते हैं केवल दैट का। अब ये नहीं देखना है कि सजीव है, निर्जीव है, जानवर है, क्या, कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो केवल दैट लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल सभी, दैट ग्लिटर्स जो चमकता है, इज नॉट गोल्ड सोना नहीं होता। कहते हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब ये ऑल है, ऐसे ही बताया था ऑल ये है, तो ऑल के बाद क्या आता है, दैट। ये दैट आ गया, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यानी सब कुछ जो चमकता है सोना नहीं होता, ये मतलब हुआ। तो अर्थ दे रहा है ये जो का। और लेकिन ये जो, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम कहो कि दैट लगा दें, कि दैट और दैट, मतलब सॉरी, अगर दिमाग में आता हो कि यहाँ बिच लगा दें, क्योंकि बिच दैट कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सजीव निर्जीव की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी वर्ड दिया हुआ है तो केवल दैट लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई नो। अभी आ गया द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये आ गई सुपरलेटिव डिग्री, SD, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब तो इसके बाद क्या का प्रयोग करते हैं, दैट का। वैसे तो ये लड़की सजीव है, सजीव के साथ तो हु लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब डिग्री सुपरलेटिव है तो ये देखना नहीं है कि सजीव है निर्जीव है, केवल दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर गेव मी एवरीथिंग दैट ही हैड। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दिया जो उनके पास था। माई फादर, मेरे पिता ने, गेव दिया, मी मुझे, एवरीथिंग सब कुछ या प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दे दिया जो उनके पास था। अब जो केवल दैट आएगा क्योंकि ये एवरीथिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट, दिस इज द ओनली पेन। अभी बताया था ऊपर, ये है ये वाला कि द ओनली दिया होता तब भी क्या लगाते हैं, दैट। तो एग्जाम्पल है कि दिस इज द ओनली पेन दैट आई बाउट यस्टरडे। दिस, ये एज है, द ओनली पेन, केवल पेन है या केवल वही पेन है जो मैंने कल खरीदा था। तो द ओनली है, ओनली के बाद क्या लगाते हैं, दैट। ये रूल था कि अगर सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नॉन, नो, नोबडी, ऐसा कुछ भी दिया हुआ हो तो केवल दैट का प्रयोग करते हैं। ये नहीं देखना है कि सजीव है निर्जीव है। ये थे रिलेटिव प्रोनाउंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।